हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मोनोटोन, बाउंड ऑफ सीक्वेंस और जब कोई भी सीक्वेंस में जर्नल टर्म दिए हो तो उसकी लिमिट निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर हम लोग ने बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस फिल्टर किए हैं जिनको हम लोग वीडियो लंबी हो सकती है इसके लिए एक क्वेश्चन यहां पर कर लेंगे और एक क्वेश्चन इसी के सेकंड पार्ट में करेंगे जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहां पर आई बटन पे मिल जाएगा, लेकिन वो किस टाइमिंग पे होगा वो उसी टाइम पे देखेंगे तो मेनली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। तो मेनली हम लोग ने ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है जिसमें कह रहे हैं कि इफ x1 is equals to 8 and xn plus 1 is equals to half of xn plus 2 for all any natural number then फाइंड द या फिर चेक द बाउंड एंड मोनोटोन ऑफ द सीक्वेंस। मतलब हमें बताना है सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोन है, ये चीज बतानी है एंड आल्सो फाइंड द लिमिट ऑफ गिवन सीक्वेंस एक्शन। क्वेश्चन बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है कि नेचुरल नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वही यही होता है कि वहां पर 1 बिलोंग करता है और हर एक nth टर्म के लिए n+1th टर्म होता है। तो उसी सेंस में हमें दे रखा है। इनको करने का क्या टेक्निक होता है आइए देखते हैं। हमें इन्होंने सबसे पहले पूछ रखा है कि इस सीक्वेंस की मोनोटोन चेक कीजिए। मोनोटोन चेक करने का क्या सेंस होता है, तो मोनोटोन को मतलब हम जानते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस का वन वे फ्लो हो, मतलब यूनिडायरेक्शनल अगर हमारी सीक्वेंस फ्लो कर रही हो तो उसे हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और फिर नॉर्मल इंक्रीजिंग एंड नॉर्मल डिक्रीजिंग या फिर नॉर्मल इंक्रीजिंग को नॉट डिक्रीजिंग और नॉर्मल डिक्रीजिंग को नॉट इंक्रीजिंग कहते हैं। इनके नाम से ही ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती हैं और हम वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही उसके, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मैथमेटिकल क्या करना होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इंक्रीजिंग का क्या सेंस होता है, इंक्रीजिंग का सेंस होता है कि उस सीक्वेंस के टर्म्स इंक्रीज करते रहे, तो मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म अपने से ग्रेटर हो, है ना, ये इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो ये इक्वल का साइन हट जाता है ना। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, तो शो करने का तरीका है कि या तो xn+1 अपॉन xn, देखो उसको इधर लेके आए हैं तो इज ग्रेटर देन 1 शो कर दें, स्ट्रिक्टली के लिए इक्वल हट जाएगा, और या तो xn को इधर ट्रांसफर करके xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0 शो कर दें। तो ये एक तरीका है इंक्रीजिंग शो करने का और डिक्रीजिंग का भी इसी के जैसे बिल्कुल, है ना। तो ये मेनली मोनोटोन दिखाने के हमारे पास मैथमेटिकली तरीके हैं। तो हम लोग को भी यहां पर ये काम करना होगा। मेनली हम लोग को मोनोटोन दिखाने के लिए xn+1 और xn में एक ऐसा रिलेशन चाहना होता है फॉर ऑल n इन n जो हमें ये इस सिचुएशन तक पहुंचा दे कि हम उसको जज कर सके कि वो उसका रेशियो का 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो हम लोग उसको मोनोटोन कह सकते हैं। बेसिकली यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात नहीं की, तो मेनली हम लोग को यहां पर मोनोटोन चेक करना है। तो देखिए इनको करने का क्या तरीका होता है, इनको करने का तरीका होता है कि सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपना गिवन डाटा थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहां पर लिखा ही हुआ है x1 is equals to 8 and xn+1 is equals to half of xn+2, और ये वाली कंडीशन है फॉर ऑल n इन n, मतलब नेचुरल नंबर, है ना। तो देखिए इनको करने का क्या सेंस होता है, इनको करने का हम एक चीज तो बिल्कुल जान ही चुके हैं कि xn+1 और xn में एक ऐसा रिलेशन हम बना लें, है ना, कि या तो उनका रेशियो मिल जाए या तो डिफरेंस मिल जाए, तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो वो मिल भी जाता है, लेकिन अगर आपको xn+1 और xn में ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है क्वेश्चन में, जैसे यहां पर देखिए नहीं बनेगा क्योंकि ये हाफ प्रॉब्लम करेगा। देखिए ऐसा वो रिलेशन बन कब जाएगा, जब xn+1 और xn दोनों का कोफिशिएंट सेम होता। अगर यहां पर जैसे xn+1 का 1 कोफिशिएंट है, यहां पर भी हाफ की जगह 1 होता, तो आप इजीली चाहे तो xn+1 और xn का रेशियो ले लेते और चाहे xn को डायरेक्ट ट्रांसफर करके उनका डिफरेंस ले लेते, लेकिन यहां पर हाफ है। तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो नेचुरल नंबर में, चूंकि आपके यहां पर n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आपको चीजें प्रूफ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है, इंडक्शन का मेथड, है ना। इंडक्शन का ही मेथड नेचुरल नंबर फॉर्मेशन का मेथड भी होता है ना। थोड़ा तेज जा रहे हैं लेकिन आप समझ रहे होंगे मे बी कि अगर देखिए इंडक्शन का मेथड क्या कहता है, इंडक्शन का मेथड जैसे हमने कहा ना कि नेचुरल नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि वहां पर 1 एग्जिस्ट करेगा
और हर एक nth टर्म के लिए n+1 टर्म होगा। तो हम लोग अपनी क्या सीक्वेंस, क्या इंडक्शन मेथड से कैसे शो करते हैं, तो हम xn और xn+1 के बीच के रिलेशन में जो ग्रेटर और लेस में शो करना है हमें, है ना, मोनोटोन के लिए, उसमें उस रिलेशन को हम लोग क्या करें, n=1 के लिए प्रूफ कर दें और हर एक xn के लिए xn+1 के साथ अगर प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक चीज कम समझ आई, इसका इंप्लीमेंट करते हैं। इसको हम लोग मोनोटोन दिखाते हैं इंडक्शन मेथड से। किस मेथड से? इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले n=1 के लिए रिलेशन लेंगे, मतलब n=1 का मतलब है x1 और x2 के लिए रिलेशन लेंगे। फॉर n=1, फॉर n=1 x1 दे रखे हैं 8 और x2 यहां से मिल जाएगा, x2 ½ x1 मींस 8 का हाफ 4 और +2 = 6। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि x1 इज ग्रेटर देन x2, या फिर हम क्या, x2 इज लेस देन x1, है ना। हमें x=1 के लिए ये रिलेशन मिला। अब हम इसी को जर्नलाइज करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये हर एक n के लिए पॉसिबल है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल है। तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंडक्शन में कि हम लोग सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये देखो 1 के लिए तो ट्रू हो ही गया कि किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो हम क्या दिखा दें कि अगर ये n+1 के लिए भी ट्रू है तो उससे हमें क्या फायदा मिल जाएगा, उससे हमें यह फायदा मिल जाएगा कि x=1 के लिए ट्रू है तो x=n+1 मतलब 2 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू है 3 के लिए, 3 के लिए 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है। तो बिल्कुल वही काम आगे हम लोग करेंगे। तो इसको जर्नल करने के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये वाला कि x2 इज लेस देन x1 वाला, ये n के लिए n के लिए ट्रू है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा कि xn+1 इज लेस देन xn, है ना। मतलब हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि हमारी सीक्वेंस क्या है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन ये कोई हमने अपने मन से नहीं सोचा, हमें x1 और x2 में वैसा रिलेशन मिला, हमें वैसा रिलेशन भी मिला और x1 के लिए वहीं पर चेक भी हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या आपने मन से ले लिए, नहीं, हमें x1 x2 में वो रिलेशन दिखा कि n=1 के लिए क्या ट्रू है, तो हम लोग उसी को जर्नलाइज करना चाहते हैं। अब अगर n+1 के लिए ट्रू है तो हम लोग क्या कोशिश करें, इसे दिखा दे कि ये n के लिए हमने फॉर n इन n के लिए हम लोग ने इसको सपोज किया है। चाहे आप n को यहाँ k से चेंज कर देंगे तो उससे, वरना n कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या ये डायरेक्ट कर लिए, तो चाहे k से आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। तो अगर किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए, या फिर अगर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है तो n+1 के लिए भी ट्रू है। दोनों बातें सिमिलरली हैं, समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसको n के लिए ट्रू मान के चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब n+1 के लिए भी हमें ये स्टेटमेंट ट्रू दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ n+1 ले आए और यहाँ n+2, तो जो आपको ये रिलेशन दिया है ऐसे ही इसको बनाने की कोशिश करिए। तो xn की जगह n+1 कब आएगा, जब वो इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि xn और को 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड 1/2 से डिवाइड करते हैं। इन इक्वलिटी में एक पॉजिटिव नंबर से 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इन इक्वलिटी के साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ xn+1 इज ग्रेटर देन हाफ xn+2। ये देखिए अगर वहां पर आप इसको यहाँ पर n+1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n+2, तो हमें रिलेशन क्या मिल गया x+1, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो ये लेस देन का रिलेशन है वो xn+1 इज लेस देन xn, वो n=1 के लिए भी ट्रू है, और अगर x किसी भी वो n=1 के लिए भी ट्रू है, और अगर किसी भी n के लिए ट्रू है तो उसके नेक्स्ट n के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सीक्वेंस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये प्रूफ कर देता है इंडक्शन मेथड कि हमारे xn और xn+1 में कौन सा रिलेशन है कि xn+1
इससे हमें क्या मिला कंक्लूजन, दैट इज सीक्वेंस xn इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल भी नहीं आया तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर लीजिएगा, लेकिन मेनली क्वेश्चन में मोनोटोन को चेक करने को पूछे हैं तो आप सिर्फ मोनोटोन लिख देंगे, है ना। आई होगी बात समझ में। अगला काम क्या करते हैं, अगला काम इन्होंने कहा था बाउंड। तो बाउंड कैसे चेक करेंगे, देखिए हमारी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब टर्म्स रेगुलरली डिक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, सबसे बड़ा पहला ही टर्म होगा, क्योंकि पहले से दूसरा छोटा, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, एंड सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म इज ग्रेटर देन फिफ्थ टर्म, देन द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज x1। तो हमें बाउंड के लिए एक ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए होती है सीक्वेंस की, एक लोवेस्ट वैल्यू। तो हमें यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू तो मिल गई कि हमारे सीक्वेंस का अपर बाउंड कौन है, 8, इसका अपर बाउंड हमें 8 मिल गया, लेकिन बाउंडेड होने के लिए लोअर बाउंड भी होना चाहिए। अच्छा सोचिए, अगर कोई भी सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है तो वो कहां तक डिक्रीज करेगी, उसकी वैल्यू अगर गिर रही है तो कहां तक गिरेगी, वहीं तक गिरेगी जहां तक उसकी लिमिट होगी, है ना। तो क्यों, देखिए पहली चीज बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा होता तो कहां तक इंक्रीज करेगा, जहां तक उसकी लिमिट होगी, हाँ, क्योंकि लिमिट का यही तो सेंस होता है ना कि जिस पॉइंट की ओर अप्रोच हो, जिस पॉइंट पे जाने के बाद एक तरीके से सीक्वेंस खत्म हो जाती है, उस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आइए अब देखते हैं, क्योंकि यहां पर अपर बाउंड है, क्योंकि हमारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में जो फर्स्ट टर्म होगा वही हाईएस्ट टर्म होगा, और लोवेस्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, वो लोवेस्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म कौन होता है, उसकी लिमिट। तो आइए इस रिलेशन में लिमिट निकालते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा n+1 और n के बीच में रिलेशन दिया हो, इस केस में आप ये चीज याद रखिएगा कि आप सीक्वेंस के किसी भी वेरिएबल टर्म में लिमिट लगाइए, लिमिट सेम होती है, तो लिमिट x+n और लिमिट xn इक्वल होगी, चाहे आप 2n+1 पे लिमिट लगाइए वो भी लिमिट xn के इक्वल होगी, लिमिट n+2 पे लगाइए वो भी लिमिट xn के इक्वल होगी। तो किसी भी उस सीक्वेंस के जनरल टर्म में लगाइए, उस सीक्वेंस के वो इक्वल ही होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे सीक्वेंस की लिमिट क्या है, लिमिट है l, तो लिमिट ऑफ xn+1 भी l ही होगी। तो अब इस वाले में रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी l और प्लस, देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम यहीं पे आती है जब आपको मेथड नहीं पता होता, वरना कोई मेथड में टफनेस है ही नहीं। तो हाफ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा l/2 = 2, तो l = 4, तो मतलब हमारे सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 4। तो हमें यहां से लिमिट भी मिल गया, वो भी क्वेश्चन में निकालना था, और इसी के साथ साथ इसका लोअर बाउंड भी मिल गया, कितना, 4। तो मतलब हमारी सीक्वेंस बाउंडेड भी है, जिसका अपर बाउंड 8 है और 4 है, मतलब आवर सीक्वेंस इज मोनोटोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बाउंड बिटवीन द 4 and 8 या फिर 8 and 4, एंड इट्स लिमिट इज 4। तो एक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो थोड़ा सा हटके है।